नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल लॉस्ट ओशन वर्ल्ड्स पर। पिछले वीडियो में हमने क्रैकन की कहानी की शुरुआत देखी, कैसे नॉर्स नाविकों के डर और समुद्र की रहस्यमयी दुनिया ने इस विशालकाय राक्षस को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, क्रैकन की कहानी सिर्फ नॉर्वे की ठंडी हवाओं तक नहीं रुकी। जैसे जैसे इंसानों ने समुद्र को पार करना शुरू किया, वैसे वैसे ये किंवदंती भी दुनिया के कोने कोने में फैल गई। आज के इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि कैसे क्रैकन ने अलग अलग संस्कृतियों को प्रभावित किया और कैसे नाविक युग यानी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ने इसे और भी मशहूर बना दिया। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक सफर के लिए। अगर आपको हमारा पहला भाग पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में एक बड़ा बदलाव आया। ये था नाविक युग का समय, जब लोग नए देशों की खोज के लिए समुद्र में उतर पड़े। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड जैसे देशों के नाविक जहाज लेकर अनजाने रास्तों पर निकल गए। लेकिन उस समय समुद्र पार करना कोई आसान काम नहीं था। नक्शे अधूरे थे, जहाज छोटे थे और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में जब कोई जहाज गायब हो जाता या कोई अजीब चीज दिखती तो नाविकों के पास एक ही जवाब होता था, क्रैकन। जी हाँ, नॉर्स माइथोलॉजी से निकली ये कहानी अब पूरे यूरोप में फैल चुकी थी, लेकिन हर जगह इसे अपने तरीके से देखा जाने लगा। उदाहरण के लिए, स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने क्रैकन को एक समुद्री दानव के रूप में देखा जो उनके जहाजों को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। उस समय ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो कई लोग इसे शैतान का प्रतीक मानते थे। उनके लिए क्रैकन वो सजा था जो भगवान ने पापियों को दी। वहीं इंग्लैंड के नाविक इसे एक प्राकृतिक खतरे की तरह देखते थे, जैसे तूफान या चट्टानें। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, क्रैकन का डर। कहा जाता था कि ये राक्षस समुद्र में कहीं भी अचानक प्रकट हो सकता था। इसकी भुजाएं इतनी लंबी थीं कि वो जहाज के मस्तूल को पकड़कर उसे तोड़ सकती थीं, और जब ये डूबता था तो ऐसा भंवर बनता था कि कोई नहीं बच पाता। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि ये तो वही पुरानी कहानी है, लेकिन रुकिए। जैसे जैसे नाविक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, क्रैकन की कहानी में नए रंग जुड़ने लगे। मिसाल के तौर पर कैरिबियन सागर में पहुंचने वाले नाविकों ने इसे और भी भयानक बना दिया। यहाँ की स्थानीय कहानियों में पहले से ही समुद्री राक्षसों के किस्से थे। जब यूरोप के नाविक यहाँ आए तो उन्होंने क्रैकन को इन कहानियों के साथ जोड़ दिया। कुछ लोगों ने कहा कि क्रैकन के पास न सिर्फ भुजाएं थीं, बल्कि एक विशाल मुंह भी था जिसमें जहाज पूरा निगल लिया जाता था। दूसरों ने कहा कि ये समुद्र का राजा था जो अपने इलाके में किसी को घुसने नहीं देता था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और दिलचस्प मोड़ की। क्या आपको पता है कि क्रैकन की कहानी ने समुद्री डाकुओं यानी पायरेट्स को भी प्रभावित किया? 17वीं और 18वीं सदी में जब समुद्री लुटेरे कैरिबियन और अटलांटिक सागर में सक्रिय थे, तब क्रैकन की कहानियां उनके बीच भी मशहूर थीं। कुछ पायरेट्स का मानना था कि क्रैकन उनके दुश्मनों को खा जाता था, तो वो इसे अपना दोस्त मानते थे। वहीं कुछ इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहते थे। उस समय की डायरीज और किताबों में लिखा है कि पायरेट्स अक्सर क्रैकन से बचने के लिए समुद्र में शराब या खाना फेंक देते थे, ताकि वो भटक जाए और उनके जहाज को छोड़ दे। लेकिन क्रैकन की कहानी सिर्फ यूरोप और कैरिबियन तक नहीं रुकी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ये कहानी एशिया और अफ्रीका तक भी पहुंची। उदाहरण के लिए, अरब के नाविकों ने इसे दज्जाल बहरी यानी समुद्र का धोखेबाज कहा। उनकी कहानियों में क्रैकन एक ऐसा जीव था जो टापू की तरह दिखता था, लेकिन जैसे ही कोई उस पर कदम रखता वो उसे खा लेता। वहीं भारत के तटों पर मछुआरों की अपनी कहानियां थीं। यहाँ के लोग समुद्र में विशाल मछलियों और राक्षसों की बात करते थे, और जब यूरोपीय नाविक यहाँ आए तो उनकी क्रैकन की कहानी इनके साथ मिल गई। मछुआरे कहते थे कि समुद्र में एक महादैत्य रहता है जो तूफानों के साथ आता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब अलग अलग संस्कृतियों की अपनी अपनी कहानियां थीं, या सचमुच में समुद्र में कुछ ऐसा था जो सबने देखा? दोस्तों, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि क्रैकन की कहानी शायद जायंट स्क्विड से प्रेरित थी। ये स्क्विड समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और इनकी लंबाई 50-60 फीट तक हो सकती है। कभी कभी ये सतह पर आ जाते हैं और पुराने नाविकों के लिए ये किसी राक्षस से कम नहीं लगते होंगे। लेकिन उस समय विज्ञान इतना आगे नहीं था, तो लोग जो देखते थे उसे अपनी कल्पना से जोड़ देते थे, और इस तरह क्रैकन की कहानी एक देश से दूसरे देश तक फैलती चली गई। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग में हमने देखा कि कैसे क्रैकन की कहानी नॉर्स माइथोलॉजी से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। नाविक युग ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हर संस्कृति ने इसमें अपना रंग भरा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे क्रैकन आधुनिक समय में हमारी फिल्मों, किताबों और गेम्स का हिस्सा बना। तब तक के लिए कमेंट में बताएं कि आपको क्रैकन की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।